हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी रेगुलर सीरीज़ यहाँ पर चल रही है उत्तराखंड जीके टेस्ट, उसका एक अन्य पार्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड के कुछ प्रश्न और उनके विवरण सहित आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पार्ट उत्तराखंड जीके टेस्ट। आज का जो पहला प्रश्न हमारा है वो है, रामसर कन्वेंशन से मान्यता प्राप्त उत्तराखंड का पहला आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है। तो जो रामसर कन्वेंशन है उसने किस उत्तराखंड के आर्द्रभूमि स्थल को मान्यता दी है। तो इसका जो सही आंसर है हम यहाँ पर देखेंगे इन चार में से, झिलमिल वेटलैंड रिजर्व, चीला वेटलैंड, आसन संरक्षण या नौकुचिया ताल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आसन संरक्षण रिजर्व। देखिए, आसन संरक्षण रिजर्व की बात करें तो ये है देहरादून ज़िले में। देहरादून ज़िले में जो इसका विकास नगर वाला इलाका है वहाँ पर ये स्थित है। आसन बैराज इस क्षेत्र को कहते हैं। तो ये देखिए, इसे भारत की 38वीं रामसर साइट घोषित की गई है रामसर कन्वेंशन के तहत, और 14 अगस्त 2005 में इसकी स्थापना देहरादून में हुई थी। तो अगर इसकी विशेषता की बात करें तो यहाँ पर अक्टूबर से लेकर जो मार्च तक का समय होता है प्रवासी पक्षियों का समय होता है। यहाँ पर प्रवासी पक्षी उस समय आते हैं और यहाँ पर रहते हैं। इनमें से भी अगर कुछ प्रमुख पक्षियों की बात करें तो एक रूडी शेलडक, एक पक्षी है रूडी शेलडक, वो यहाँ पर विशेष रूप से रहते हैं। साइबेरियन क्रेन, इस टाइप के पक्षी यहाँ पर आते हैं जो कि यूरोप से लेकर रसिया से ऐसे दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और कुछ महीने प्रवास करते हैं। देखिए, रामसर कन्वेंशन की बात करें तो 2 फरवरी 1971 को एक रामसर नाम के शहर में हुआ था, ईरान में। और ये कन्वेंशन हुआ था उन स्थानों के लिए जहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है, जलीय दलदलीय स्थानों में। जैसे कहीं पर पानी भरा हुआ रहता है ज़मीन में, उन स्थानों की जो जैव विविधता होती है उसके लिए ये काम करता है। तो इसने 38वीं साइट को रामसर साइट घोषित किया है, आसन बैराज को, जो कि उत्तराखंड की पहली रामसर साइट है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का प्रयोग भागीरथी तथा अलकनंदा की मध्यवर्ती उपत्यका के लिए हुआ है। तो जो भागीरथी और अलकनंदा की मध्यवर्ती उपत्यका है, इनके बीच का जो क्षेत्र है, उपत्यका का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। तो किस शब्द का प्रयोग किया गया इस उपत्यका के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। इसे कहते हैं हम अंतराग विषय, इतिहास में इसे कहा गया है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ अन्य विषय भी हैं जिनके बारे में हमने बात की है। जैसे उनमें से एक है कार्तिकेयपुर विषय। कत्यूरों के समय की बातें ये हैं, उस समय शायद ऐसे नाम प्रचलित थे। तो जो कार्तिकेयपुर विषय है वो है कत्यूर घाटी, मतलब जो आज का बागेश्वर है, वहाँ पर गोमती नदी वहीं पर बहती है कत्यूर घाटी में। उस क्षेत्र से लेकर जोशीमठ का क्षेत्र, जहाँ पर कार्तिकेयपुर वंश के राजाओं ने शासन किया, इन दोनों जगहों पर। तो ये जो बीच का क्षेत्र है चमोली से लेकर और बागेश्वर के बीच का, ग्वालदम बागेश्वर तक का, इस क्षेत्र को कार्तिकेयपुर विषय कहा जाता है। जैसे जोशीमठ, कर्णप्रयाग हो गया ना, और थराली, ग्वालदम, यहाँ से लेकर बागेश्वर, बैजनाथ, ये वाला इलाका, इसको कहा जाता है कार्तिकेयपुर विषय। ठीक है। अगला है ऐशाल विषय। अब ऐशाल विषय कहाँ पर था। तो भागीरथी व यमुना के मध्य की जो उपत्यका है, और ये स्थित है उत्तरकाशी जिले में, तो इस बीच के क्षेत्र को ऐशाल विषय कहा गया है। और तीसरा है टंकणपुर विषय। अब ये टंकणपुर विषय किसे कहा गया है। तो जो देवप्रयाग है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम, जहाँ से गंगा बनती है, उसके ऊपर वाला वो इलाका जो अलकनंदा की घाटियों में आता है या उसकी सहायक नदियों की घाटियों में आता है। तो ये विषय है टंकणपुर विषय। अगला देखिए, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किस इंस्टीट्यूट को मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूशन के प्रथम श्रेणी अवार्ड हेतु चुना गया है। तो जो भारतीय उद्योग संघ ने अपनी वो लिस्ट निकाली है मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूशन की, तो प्रथम श्रेणी जिस इंस्टीट्यूट को मिला है तो कौन सा वो इंस्टीट्यूशन है। तो इसका जो सही आंसर है स्वामी राम इंस्टीट्यूट, पतंजलि, IIT रुड़की, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर होना था। तो इसका जो सही आंसर है वो है IIT रुड़की। देखिए, IIT जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है रुड़की, उसे दिया गया ये अवार्ड। बात करें क्यों दिया गया है, तो जो उसका संस्थागत रणनीति है और अनुसंधान की जो गहराई यहाँ पर देखने को मिलती है, नवाचारों को जो बढ़ावा मिल रहा है, अकादमिक साझेदारी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सामाजिक प्रभाव, मतलब हर क्षेत्र में इसे देखा गया है। तो ये हर क्षेत्र में बेहतर कर रही है। तो इसीलिए इस जो ये संस्थान है, इसे ये मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया है भारत में। देखिए, इसकी बात करें तो 1847 में इसकी स्थापना हुई थी, जब इसका नाम था थॉमसन सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से ये बना था, थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज। इसके बाद इसने देखिए 2002 में इसे IIT का दर्जा मिला 1 जनवरी 2002 को, और भारत का 7वां IIT बना था IIT रुड़की। किसी भी क्षेत्र में ये कार्य कर रहा है, मतलब विकास के किसी भी क्षेत्र में इनका जो पहला कदम था, जो पहला इसने कार्य किया था, तो जब ऊपरी गंग नहर जो बनी थी उस पर इसने कार्य किया था। तो ये है IIT रुड़की।
अगला जो प्रश्न है वो है उत्तराखंड का सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है। तो इनमें से कौन सा वो जिला है जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है पिथौरागढ़। अगर हम पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ 2 देशों से सीमा बनाता है। दोनों देश हैं नेपाल और चीन, और इन दोनों से सीमा बनाता है और सबसे ज़्यादा सीमा भी साझा यही करता है। इंडिविजुअल नेपाल के साथ भी सर्वाधिक सीमा पिथौरागढ़ ही बनाता है और चीन के साथ भी पिथौरागढ़ ही बनाता है, अलग अलग भी। और अगर उत्तराखंड के किसी भी ज़िले के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी इसी ज़िले की है। सबसे छोटी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला ज़िला है शायद वो चंपावत है, इसको चेक कर लीजिएगा। उधम सिंह नगर भी यहाँ पर हो सकता है, मैं इसे चेक करके आपको बताऊँगा, लेकिन अभी चंपावत सही आंसर है। देखिए, और चीन से भी हमारे कुछ ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, उन सब की बात करेंगे तो चीन से हमारे 3 ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। चीन तिब्बत की बात यहाँ पर हो रही है, तो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ ये तीनों चीन से सीमा बनाते हैं, जबकि नेपाल से भी 3 चंपावत, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई। तो देखिए, कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई ये प्रश्न यहाँ पर है, तो इसका जो सही आंसर इन 4 ऑप्शंस में से होगा। इसका सही आंसर है 1908। देखिए दूसरा ऑप्शन 1908। देखिए, कुली एजेंसी की क्यों स्थापना क्यों की गई। आपको जानते हैं अंग्रेज़ों के समय से, गोरखाओं के समय से कुली बेगार एक यहाँ पर प्रथा चल रही थी, एक कुरीति थी, जहाँ पर अंग्रेज़ अधिकारियों, गोरखा अधिकारियों के लिए उनका सामान एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करना। कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दायस आपने सुना होगा, ऐसी कुप्रथाएँ मौजूद थी। तो एक तहसीलदार थे उस समय के जोत सिंह नेगी, जो कि पौड़ी में थे, तो उनको लगा कि मतलब ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो इसको हटा भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने इसका ऑप्शन एक हल निकाला। हल ये था कि लोग कुली बेगार न दें, लेकिन 1 रुपया टैक्स के रूप में जमा करें कुली बेगार हेतु, और इससे क्या हो कि उस रुपये से श्रमिकों को रखा जाए, कुलियों को रखा जाए, जिससे कि उनका भी घर चलता रहे और उन्हें काम भी मिलता रहे। तो कुलियों का प्रबंध किया गया, उनकी एक कंपनी बनाई गई, कंपनी का नाम रखा गया ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन, और यहाँ से कार्य किया गया शुरू। काफ़ी प्रचलित हुआ, गढ़वाल के क्षेत्र में काफ़ी चला ये वाला कुली एजेंसी का जो दौर चला। यहाँ पर 1913 तक देखिए 10 एजेंसियाँ हो चुकी थी इस क्षेत्र में, जैसे कोटद्वार से पौड़ी, ऐसे निचले स्थानों से ऊपरी स्थानों तक सामान ले जाना। तो इसके जो हेडक्वार्टर होते थे, वो जो मुख्यालय होते थे, वो नीचे की तरफ ही होते थे। तो ये जोत सिंह नेगी की एक रचना थी, उनकी मतलब उनका एक प्रयास था कुली बेगार से निपटने का। हालांकि ये उतना प्रसिद्ध उसके बाद ये नहीं हुआ, क्योंकि एक तरह से ये भी एक तरह का बेगारी है। जब लोगों से टैक्स इसके लिए लिया जा रहा है, पैसा तो लिया ही जा रहा था, ये भी बेगारी था एक तरह का, तो इसलिए इसका भी विरोध हुआ, कुमाऊं के क्षेत्रों में नहीं चल पाया। और बाद में 1921 में तो आपको पता ही है, उत्तरायणी पर्व पर पूर्ण रूप से हटाया गया था कुली बेगार को। अगला प्रश्न है लखवाड़ बांध परियोजना किस जिले में स्थित है। तो एक प्रसिद्ध परियोजना है राज्य की लखवाड़ बांध परियोजना, तो किस जिले में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है देहरादून जिला। देखिए, देहरादून जिले में स्थित है लखवाड़ परियोजना, यमुना नदी पर यह परियोजना स्थित है और 300 मेगावाट की परियोजना है। और 2000 जो हमारा वर्ष है 21 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया था और अब इस पर कार्य तेजी से चल रहा है। अगला प्रश्न है पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक कब प्रकाशित की गई। देखिए, हम गढ़वाल का इतिहास पढ़ते हैं, बहुत सारे फैक्ट उसमें पढ़ते हैं, लेकिन पेपर बनाने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है। वो ये भी पूछ सकता है कि गढ़वाल का इतिहास कब प्रकाशित हुई। तो इसका जो सही आंसर है वो है इन चारों ऑप्शंस में से वो है 1928। देखिए, तीसरा ऑप्शन 1928। टी रियासत के एक दीवान हुआ करते थे पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी, उन्होंने नरेंद्र शाह के समय में ये रचना की थी गढ़वाल का इतिहास। इसमें गढ़वाल के इतिहास को एक पुस्तक में लाने का इन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया था, तो 1928 में इसका प्रकाशन उनके द्वारा किया गया था। अगला जो प्रश्न है अल्मोड़ा में बहस क्लब की स्थापना कब हुई। तो देखिए, प्रश्न थोड़ा अलग है। अल्मोड़ा में बहस क्लब की स्थापना आप सोचेंगे कि आज तक सुना नहीं, पढ़ा नहीं, कुछ किताबों में है भी। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1870। अब आप कहेंगे 1870 में तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई, और यही डिबेटिंग क्लब है बहस क्लब। डिबेटिंग क्लब को हिंदी में बहस क्लब कहते हैं। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, 1971 में इसी डिबेटिंग क्लब ने अल्मोड़ा अखबार निकाला और कुमाऊं में जन जागृति के लिए, जन चेतना के विकास के लिए इस संगठन का गठन किया गया था। और अगला प्रश्न है इनमें से किस एक बद्री को प्रथम बद्री भी कहा जाता है। 5 बद्री हैं उत्तराखंड में, आप जानते हैं,
चमोली ज़िले में पाँचों के पाँचों स्थित हैं। तो इनमें से कौन सा एक वो बद्री है जिसे प्रथम बद्री भी कहा जाता है? बद्री विशाल, आदि बद्री, भविष्य बद्री या वृद्ध बद्री? तो इसका जो सही आंसर है वो है वृद्ध बद्री। देखिए दोस्तों, वृद्ध बद्री अनीमठ में स्थित है। अनीमठ जो कि जोशीमठ से 7 किलोमीटर पहले ही एक गांव है, वहाँ पर स्थित है वृद्ध बद्री का देवाल है। और अगले जो 4 बद्री यहाँ पर हैं वो हैं आदि बद्री जो कि कर्णप्रयाग के पास में स्थित है, मंदिरों का समूह यहाँ पर है। अगले हैं योगध्यान बद्री जो कि पांडुकेश्वर में स्थित है, जो कि जोशीमठ से और बद्रीनाथ के जोशीमठ से 24 किलोमीटर की दूरी पर है, उस मार्ग पर जो बद्रीनाथ के लिए जाता है। अगला है भविष्य बद्री। देखिए भविष्य बद्री है जोशीमठ से 15 किलोमीटर एक अलग रोड निकलती है, उसके लिए हैं, उसके उस रोड पर स्थित है भविष्य बद्री। और अंतिम जो बद्री है वो है हमारे बद्री विशाल बद्री, जिन्हें हम बद्रीनाथ भी कहते हैं, जोशीमठ से 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये हैं। तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारे आज के प्रश्न। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।